अच्छा, ये इसका ना ऑर्डर 4 है, इसके साथ सेक्शन 26 आप लोग लिख लें। जब भी आप लोगों ने ऑर्डर 4 को पढ़ना है ना, उसको आपने 26 के साथ मिला के पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि कोर्ट्स को नंबर दे दिए जाएंगे। पहले जैसे आमतौर पे कोर्ट होते थे ना, कि अगर मिस्टर ए का कोई कोर्ट था तो उसके नाम पे ही कोर्ट होता था। मिस्टर बी का कोर्ट, मिस्टर सी का कोर्ट, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे ए को 1 नंबर, बी को 2 नंबर और सी को 3 नंबर दे दिया। उसके अलावा एक्स वाई जी इस तरीके से 26, 25 और 24 इनको ये नंबर दे दिए। अब जब हम लोग सूट दायर करते हैं ना, तो यहाँ पे ना इस नंबर को भी साथ मेंशन किया जाता है हमारे फर्स्ट फॉर्म, ओपनिंग फॉर्म के ऊपर, ठीक है। उसका मकसद बेसिकली ये है कि कल को अगर ये मिस्टर ए कहीं आगे ट्रांसफर हो गया है और इसकी जगह पे मिस्टर एम आके बैठ गया वहां पे, ठीक है, तो अब इसका ये मतलब नहीं होगा कि क्योंकि यहाँ पे एम बैठा हुआ है तो यहाँ से ए चला गया, अब वो जो साइल है वो यहाँ पे ए को ही ढूंढता रहे। अगर उसके नंबर ऊपर कोर्ट रूम नंबर 1 लिखा होगा तो उसका मतलब है उसने आना कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर ही है। इससे फर्क नहीं पड़ता वहां पे ए बैठा हुआ है या एम बैठा हुआ है, या कल को अगर कोई एक्स वहां पे चला जाता है तो वो बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे ये है कि कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग इन सूट। पहले ये होता था कि प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और एनी अदर वे, वो ये लिखा हुआ था कि किस तरीके से ना कोई भी सूट जो है ना वो कमेंस होगा। अभी उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने ये कह दिया कि जो सूट है ना वो हमेशा प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के जरिए ही इंस्टीट्यूट होगा, शुरू होगा, उसके अलावा और कभी भी नहीं होगा। और या तो वो कोर्ट के अंदर डायरेक्ट और या फिर कोर्ट के किसी भी ऐसे ऑफिसर के सामने इसको पेश किया जाएगा जिसको उन लोगों ने अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। और जब हम लोगों ने अपॉइंट किए हुए बंदे के सामने जाके पेश करना है ना, या कोर्ट के अंदर ही, तो उन्होंने वहां पे लिख देना है कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जज कौन है और इसका ट्रायल जज। मुझे नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव जज से ये मुराद, प्लीज अपना। मुझे जो सिस्टमा निकाल के आई है तो मैंने अभी इसका भी कोई नहीं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जज कौन है और ट्रायल जज कौन है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज कौन होता है और ट्रायल जज वो वाला शख्स, वो वाला जज साहब जिन्होंने प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से लेके फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज तक करना है ना, सारे का सारा मामला, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब। और जिन्होंने पार्टीज ने जिनके सामने पेश होके एविडेंस देना वहां से लेके जो डिक्री पास होनी है तब तक जो है ना वो ट्रायल जज है। अब बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का मुझे नहीं पता। लाहौर में ना इस वक्त 3 कोर्ट्स जो है वो काम कर रही हैं एज एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स, ठीक है। और उसका ये होता है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट से ट्रायल कोर्ट में केस आता है, ट्रायल कोर्ट के बाद हमारा जो केस है ना वो जाता है जब डिग्री पास हो जाती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास। डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो है ना फिर वहां से केस को भेजते हैं मुतलका एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास। यानी कि वहां पे कितने कोर्ट्स काम कर रहे हैं बैक वक्त, एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, दूसरा ट्रायल वाला और तीसरा एग्जीक्यूशन वाला, ठीक है। ये इनको एक ऑर्डर आया था और उस ऑर्डर के तहत ये एग्जीक्यूशन कोर्ट जो है ना वो 3 बनी है और उनके ऊपर ए टू जी उनके पास जितनी भी प्रोसीडिंग है ना वो यही है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। उसके बाद है एवरी प्लेंट शैल बी कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ ऑर्डर 6 एंड 7। क्योंकि हमें पता है बेसिकली जो 6 ऑर्डर है वो प्लीडिंग से डील करता है। अगर वो प्लेंटिव की होगी तो प्लेंट होगी, अगर डिफेंडेंट की होगी तो रिटर्न स्टेटमेंट होगी। तो हम लोगों ने जब भी प्लेंट के हवाले से पढ़ना है तो उसके साथ ऑर्डर 6 और 7 को मिला के पढ़ना है। और जब हम लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ पढ़ना है तो हम लोगों ने 6 के साथ 8 को मिला के पढ़ना है, ठीक है। 6 का कभी भी इंडिपेंडेंट इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि ये डिपेंडेंट है 7 और 8 इन 6 के ऊपर ही, ठीक है। या हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि 7 इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो 6 के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि असल में वो जो हम लोगों ने साइन करने हैं या फिर वेरिफिकेशन करनी है या कोई चीज हम स्ट्रक आउट वगैरह करवा सकते हैं, अमेंडमेंट करवानी है, या फिर किस तरीके से किस चीज को हमने दोनों में कॉमन चीजें है ना वो सारी की सारी हमारे पास ऑर्डर 6 के अंदर मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर जो 4A है ना ये इसमें एक इंक्लूड हुआ है। इसका इंक्लूजन का मकसद ये है कि यहाँ पे अभी हमने ऊपर बात की है कि जब हमारा जो सूट है वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास आएगा तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव जज कौन होगा, उसने किन किन प्रोसीडिंग्स को आगे जाके एंटरटेन करना है और फिर किस तरीके से कोर्ट के पास
जो ट्रायल कोर्ट है ना उसके पास हमारा सूट जो है ना वो ट्रांसफर होगा, वो सारा इस ऑर्डर 4A में बताया गया। ठीक है, ऑर्डर 4A के अंदर पहले उन्होंने ये बता दिया कि ये जो जजेस की डिवीजन है ना वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज ने करनी है। अब इसकी भी हमारे पास एक प्रोपोजिशन आ सकती है कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा काम है और इस काम की इतनी ज्यादा ज्यादती है कि जजेस उसको सही तरीके से कर नहीं सकते, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से कर दें कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज और ट्रायल जजेस में कन्वर्ट कर दे, तो कौन करेगा? इसकी अथॉरिटी हाईकोर्ट के पास है जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमें वहां पे लगेगी, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास है। तो हमारा जो असल आंसर है ना वो है डिस्ट्रिक्ट जज के पास है। क्यों? क्योंकि रूल 1 ऑफ ऑर्डर 4A के अंदर ये चीज मेंशन है। ठीक है, और उसने फॉर टू द डिस्पोजल ऑफ लोड ऑफ वर्क विद डिस्पैच, इस वजह से उसने ना ये काम करना है कि उसने अपने सारे जजेस को एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रायल में डिवाइड करने हैं। अगर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना ज्यादा काम नहीं है तो वहां पे फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रायल जजेस ना सिविल केसेस की हद तक डिवाइड नहीं देखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये बता दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है उसने सारी की सारी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग करनी है, और वो जो सारी की सारी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है वो कहाँ पे लिखी हुई है? रूल 3 के अंदर। उसमें कौन कौन से प्रोसीडिंग है? ऑर्डर 6, ऑर्डर 8, ऑर्डर 9, ऑर्डर 9A, 9B, 10, 11, 12, 13 और 14। अब 6 के अंदर आपने कहना है यहाँ पे 6 क्यों दोबारा आ गया? क्योंकि पहले तो हमारे पास जो सबसे पहले आती है वो आती है प्लेंट। प्लेंट का मैंने अभी आपको बताया इसके साथ 6 और 7 लगना है, लेकिन उसके पास रिटर्न स्टेटमेंट भी तो आनी है, तो उसके साथ हमारे पास 6 और 8 लगना है। इस वजह से उन्होंने यहाँ पे 6 को रिपीट किया और 8। नो इसके अंदर अपेयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपेयरेंस की बात हो रही है। फिर हमारे पास अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट डेट्स, उनके बारे में ये बात हो रही है। फिर अगर इंटेरोगेटरीज एडमिशंस वगैरह उनकी बात हो रही है। अगर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कोर्ट ने करवाना है तो ये फिर उसकी बात हो रही है। और फिर अल्टीमेटली फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज तक, यानी कि अगर आप लोगों से ये वैसे इंटरव्यू का भी सवाल है कि जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे खत्म होती है, तो आपने कहना प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से लेके ना टिल द फ्रेमिंग ऑफ इशू तक ना ये चीज शुरू होती है। ठीक है, इनको साथ मिला लीजिएगा इसके। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई है? मैम ये रिपीट कीजिएगा, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग कहाँ से कब तक होती है? ये ऑर्डर 6, 8, 9, 10, 9A, 9B, 11, 12, 13 और 14 यहाँ तक होती है। अच्छा, जब एक जो है ना प्री ट्रायल प्रोसीडिंग एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज कर रहा होगा और उसकी वो हो जानी है कंप्लीट, फिर उसने ना वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो है ना, वो जो फर्स्ट ओपनिंग फॉर्म होता है ना हमारे ऊपर हमारे पास फाइल का फर्स्ट पेज, ठीक है, उसके ऊपर ये लिखा होता है कि कौन सा जज एडमिनिस्ट्रेटिव जज है, कौन सा जज ट्रायल जज है। ठीक है, तो अब क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने अपना काम खत्म कर लिया तो फिर ट्रायल जज के पास ना क्या नाम लेते हैं? ये आप लोग की रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग मुझे क्यों रिक्वेस्ट भेज रहे हैं लिनोवो? अब जो है ना क्या नाम लेते हैं, एक तो सब लोग अपने माइक्स बंद रखें और ये एक्स्ट्रा के काम मत करें प्लीज, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, मैं सिर्फ 4 बजे तक ही अवेलेबल हूँ। ठीक है, मेहरबानी आप लोगों की, बस सुन लें चीजों को, क्योंकि प्रोपोजिशन में आ गया ना तो आप लोगों ने बस आइडेंटिफाई करके मुतलका ऑर्डर नंबर ही लिखना है। अगर किसी को जरूरत नहीं है तो ब्राय मेहरबानी हो जा सकते हैं। ठीक है, मैं रूठ नहीं हो रही आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोगों को फैक्ट बता रही हूँ कि हमारे पास टाइम भी थोड़ा और हमें पता भी नहीं है हमारा पेपर किस तरीके से आना है। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज मत करें और अपने आप को पता रखें कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने प्रोवाइडेड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव जज बिफोर सेंडिंग द सूट शैल सेटिस्फाई हिम दैट द विटनेसेस ऑफ द पार्टीज टू द सूट एंटर देयर अपीयरेंस बिफोर। और ये इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पहले एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने ये चीज अपने पास इंश्योर करनी है कि जो विटनेसेस थे ना, जो उन पार्टीज ने कहा था कि अच्छा हम इन इन लोगों को पेश करेंगे बतौर विटनेस, तो उन सब लोगों को उसने पेश करना है। तो ये इसने इंश्योर करना है एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने कि ये सारे लोग ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हों। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। एक हमारे पास होता है, एक मिनट रुकिएगा, एक हमारे पास होता है ऑर्डर, ऑर्डर 10, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। ठीक है,
एक मिनट ये चला लूं मैं। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। दूसरा हमारे पास ऑर्डर है हेयरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। और उसके अलावा तीसरा है हमारे पास ऑर्डर समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। आप लोगों ने जब प्रोपोजिशन वगैरह कर रहे हो ना, इसको मद्देनजर लाजमी रखना है, क्योंकि अगर तो उस बंदे ने ये पूछ लिया हमसे कि भाई एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज करनी है, तो डायरेक्ट हम लोगों ने ना ऑर्डर 10 के अंदर आना है। लेकिन अगर उसने कह दिया एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस करनी है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट ऑर्डर 18 के अंदर आना है। 16 के अंदर सिर्फ तब आना है जब विटनेस को बुलवाया जाना है। एग्जामिनेशन का एग्जैक्ट वही मतलब है जो हम क्यूएसओ में लेते हैं कि एग्जामिनेशन इन चीफ होती है, फिर हमारे पास क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और फिर अगर जरूरत पड़े तो री एग्जामिनेशन और री क्रॉस एग्जामिनेशन। इस पॉइंट को ना आप लोग साइड पे लिख लें चाहे बेशक, कि ऑर्डर 10 के अंदर एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज है। पार्टी से मुराद है प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, जो कि ट्रायल शुरू होने से पहले किया जाता है, बल्कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होने से भी ना पहले किया जाता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारे पास एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, जो कि ड्यूरिंग ट्रायल किया जाता है, और वो है ऑर्डर 18। आप लोगों ने किसी भी तरीके से ऑर्डर 16 में नहीं आना। अगर वो कहे कि मैंने इन लोगों को बुलवाना है, यानी कि अटेंडेंस ऑफ विटनेस कंपलसरी करवानी है, तो फिर आपने ऑर्डर 16 की तरफ आना है। ये चीज आप लोगों को कंफर्म होगी, है प्लीज बताइएगा। यस मैम। जी मैम। अच्छा, 5वें रूल में उन्होंने ये बताया हुआ कि ट्रायल ऑफ जजेस के किस तरीके से जो ट्रायल जजेस किस तरीके से अपना ट्रायल वगैरह शुरू करेंगे। तो उन्होंने जस्ट सिंपल ये बताया हुआ है कि पहले जब भी उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव जज से केस ट्रांसफर होके आएगा ना, तो उन लोगों ने अपने रजिस्टर के अंदर ना उसके सारे पर्टिकुलर्स वगैरह एंटर कर लेने हैं कि भाई मेरे से फलां जज साहब के पास से ये चीज आई है, ये केस आया और इसके फ्रेमिंग ऑफ इशू हो चुके हैं, इसमें ये पार्टी है, ये काम है। जो भी उनका ऑर्डर 4 के तहत मेंटेन किया गया रजिस्टर होगा ना, उसके अंदर ये लोग भी एंट्री करेंगे। मतलब पहली बार एंट्री तब होगी जब उसको नंबर वगैरह लगेगा एडमिनिस्ट्रेटिव जज की तरफ से। दूसरी बार एंट्री कब होगी? जब उसे ट्रायल जज की तरफ से होगा। और दूसरी ये बात है कि इनको नंबर भी लगते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जज मसलन 1/2023 ये पहला केस इनके पास आया और इनके पास ये 100 नंबर वाले केस के ऊपर आया, तो फिर यहाँ पे 100/2023 लगेगा। जब हम लोगों ने यहाँ पे जाना है तो इनका नंबर होगा 1/2023। लेकिन जब दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट से हम लोगों ने ट्रायल जज में जाना है, तो फिर वहां पे हम लोगों ने 1/2023 को मद्देनजर नहीं रखना। हम लोगों ने किसको मद्देनजर रखना है? 100/2023 को। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने इंश्योर करना है। ये छोटी छोटी बातें, आप पता नहीं हमारा सवाल कहाँ से आना कहाँ से नहीं आना, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को ना जितना हो सके मैक्सिमम आज करवा सकूं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर 5 आता है। ऑर्डर 5 के अंदर ना इश्वेंस आती है और दूसरा सर्विस ऑफ समन। इश्वेंस एक अलग चीज है, सर्विस ऑफ समन एक अलग चीज है। ठीक है, इश्वेंस का यह मतलब होता है कि कोर्ट जारी करता है नोटिस या समन्स को। ये प्राइमरीली डील करता है ऑर्डर 5 समन से। ठीक है, और समन्स के एंड पे एस आप लोगों ने लाजमी लिखना है, इसको समन नहीं लिखना। और ये समन्स ही लिखा जाएगा, चाहे आप लोग सिंगुलर लिखें या फिर प्लूरल लिखें इसको। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जब नोटिस लिखना है ना, अगर वो एक नोटिस होगा तो एक नोटिस लिखना है, अगर वो ज्यादा है तो फिर नोटिस लिखना है। लेकिन जहां पे भी हम लोगों ने नोटिस इश्यू करवाने हैं ना, वहां पे प्रोसीजर ऑर्डर 5 का ही यूज होगा। ठीक है, तो अब इश्यूएंस के बारे में रूल 1 से लेके रूल 8 तक है, और रूल 9 से लेके ऑनवर्ड्स जो है ना वो हमारे पास है सर्विस ऑफ समन्स के लिए। ठीक है, अब इश्यूएंस की ये बात करें तो हम लोग कोर्ट में जाते हैं, समन्स लेके कोर्ट के सामने पेश करते हैं। जितने भी हम लोगों ने डिफेंडेंट्स बुलवाने होते हैं उनके लिए कोर्ट उनके ऊपर लिखती है, अच्छा देखती है कि अच्छा ठीक है ये फलां केस वगैरह में है, तो फिर कोर्ट वहां पे साइन वगैरह कर देती है। फिर डिफेंडेंट को वो डिस्पैच करने के लिए ना वो कह देती है। अब जो करना है ना डिस्पैच, वो सारा 9 से लेके ना इसके अंदर 30 के अंदर बताया हुआ है। ठीक है,
कि कब हमारे पास जो होंगे हमारे नोटिस और समन्स। ये फ्लो चार्ट है, अगर आप लोग पेपर में बनाना चाहें इसको पेपर में बना सकते हैं, अदरवाइज अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग रखना चाहें ना तो इसको तब भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि सर्विस ऑफ समन्स है। ये मैं बेसिकली आप लोगों को ना सारे 1 से लेकर 20 तक का क्रक्स बता रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर है सर्विस ऑफ समन करवानी है, पहले इशुएंस ऑफ समन कोर्ट की तरफ से हो चुकी है, ठीक है। सर्विस ऑफ समन के लिए प्रोसेस पर्सनल सर्विस भी होगी और उसके अलावा सब्सटीट्यूटेड सर्विस भी होगी। 2018 से पहले पहले ना हमारे पास होता था कि पहले पर्सनल सर्विस के सारे मोड्स को 1 बाय 1 वो लोग एग्जॉस्ट करते हैं और उसके बाद सब्सटीट्यूटेड सर्विस की तरफ ना आते हैं। लेकिन अब जो 2018 की अमेंडमेंट हुई है ना उसके अंदर ऐसा नहीं है। अब उन्होंने कहा पर्सनल तो आप लोगों ने करनी है, लेकिन साइमल्टेनियसली सब्सटीट्यूटेड सर्विस जो हमारे रूल 20 के अंदर लिखी हुई है हमने उसको भी साथ अपनाना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, सर्विस बाय प्रोसेस सर्वर ऑफ द कोर्ट, ट्रैकिंग लोकेशन ऑफ द प्रोसेस सर्वर, यानी कि जो हमारा हर कोर्ट होता है ना उसकी अपनी एक प्रोसेस सर्विंग एजेंसी होती है। उसका ये मतलब है कि अगर उसके लोगों ने कोई उसके सॉरी प्लेंटिफ ने कोई समन्स जारी करवाने हैं ना तो फिर अपनी मुतलका कोर्ट के पास जाएगा, वहां से इजाजत लेगा, वहां से इजाजत लेने के बाद ना वो जो बंदा है नजारत ब्रांच में दे दिया जाएगा। फैमिली कोर्ट है उसके लिए उनका अपना सारा सिस्टम सेपरेट है। हो सकता है कि वो एक ही जगह पे एक ही तरह के नाजिर हो या सेम बंदा ही नाजिर हो, लेकिन ये अपने अपने लॉ के तहत ना अलग अलग डील करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है कि ये क्या चीज आ गई कि भाई ट्रैकिंग ऑफ ही, यानी कि उस बंदे की ट्रैकिंग भी इन लोगों ने करनी है और ये अवेलेबल टाइम एंड रिसोर्सेज के ऊपर होगा कि अगर वो इतना डेवलप्ड इलाका है कि जहाँ पे हमें ट्रैकिंग हम लोग कर सकते हैं इजीली, तो उन जगहों पे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी और जहां पे अवेलेबल नहीं है वहां पे नहीं होगी, ठीक है। एक तो ये चीज होगी प्रोसेस सर्वर के जरिए, नजारत ब्रांच इसको हम उर्दू में कहते हैं, उसकी नाजिर उसका पर्टिकुलर प्रोसेस सर्वर के लिए वर्ड है। उसके बाद है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नोलिजमेंट ड्यू, इसके अंदर हम लोग ना उनको बाय पोस्ट भेजते हैं और उधर से हमें आनी चाहिए एक्नोलिजमेंट कि भाई मैंने रिसीव कर लिया, ठीक है। ये किस तरीके से हो सकता है, ये कुरियर सर्विस से हो सकता है और अर्जेंट मेल सर्विस से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है सर्विस बाय फिक्सेशन के, जिस भी डिफेंडेंट के घर ये नोटिस जाने हैं ना वहां पे जब प्रोसेस सर्वर ने ये लेके जाना उसके साथ उसने एक कॉपी फिक्सेशन के लिए भी लेके जाना है, इसको हम चस्पांदगी कहते हैं। उसके अलावा बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अगर हमारे पास उसका कोई नंबर ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर कुछ भी है तो उसके जरिए भी भेजा जाएगा। और पब्लिकेशन इन द प्रेस, यानी कि जो हमारे पास मुतल्लका इलाके के अंदर जहां पे डिपेंडेंट रह रहा है वहां पे जो वाइड सर्कुलेशन वाला अखबार होगा ना उसके अंदर अखबार इश्तेहार भी करवाया जाएगा। अखबार इश्तेहार के लिए ये लाजमी है कि कोर्ट खुद उसको डायरेक्ट करे। मसलन अगर कोई तो बहुत ही ज्यादा ऐसे इलाके में रह रहा है जैसे डीएचए या कैंट वगैरह में या फिर किसी भी इलाके में जहाँ पे हमें पता है डॉन चलता है, तो फिर अगर कोई वहां का रहायशी है तो उसके लिए कोर्ट ना डॉन न्यूज का कहेगी कि आप वहां पे पैसे जमा करवाएं और वहां पे अपना इश्तेहार दें। और अगर कोई छोटा मोटा इलाका है और उनका इलाका की हद तक ना सिर्फ और सिर्फ कोई अखबार चलता है तो फिर कोर्ट उनको बताएगी कि भाई अच्छा फलां अखबार के अंदर अखबार इश्तेहार दें, क्योंकि हमें इस चीज की इंश्योर करवाना है यहाँ पे सारे का सारा ये सारी प्रोसीजर का मकसद ये है कि डिफेंडेंट को ये पता चल जाए कि भाई तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में एक केस आ गया है। अगर डिफेंडेंट को ये पता चल जाता है मेरे खिलाफ एक केस कोर्ट में आया है लेकिन वो डिफेंडेंट खुद ही कोर्ट के अंदर नहीं आता या फिर उसके पास नोटिस नहीं गया, तो अब इसका क्या प्रोसीजर होगा। अब इसका प्रोसीजर ना हमारे पास होगा ऑर्डर 9। अब यहां से मैं शिफ्ट कर रही हूँ ऑर्डर 9 के अंदर, अपेयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपेयरेंस। अच्छा, अब ऑर्डर 9 जो है ना वो हमें बताएगा कि अगर एक डिफेंडेंट है और उसका भी पर्टिकुलरली रूल 6
ठीक है, क्योंकि इससे नहीं आगे जाके 9-13 के साथ कनेक्ट होना, ऑर्डर 9 रूल 13 के साथ। इसमें यह है कि अगर प्लेंटिव कोर्ट के सामने जिस दिन फिक्स किया है उस सम्मन या नोटिस के अंदर डेट कि आपने भाई 3/4/2023 को कोर्ट के सामने ना पेश होना है। अब अगर आप वहां पे पेश हो रहे हो तो जाहिर बात है आपको नोटिस या समन सर्व हुआ है तो ही हो रहे हो ना। अब अगर तो वो नोटिस सर्विस हो चुकी है या समन्स की सर्विस हो चुकी है तो डिफेंडेंट ने मुतलका डेट ऑफ हियरिंग पे आके ना अपनी देनी है रिटन स्टेटमेंट। ये तो हमारे पास एक बिल्कुल सीधा साधा कॉन्सेप्ट हो गया कि जिसके अंदर नोटिस की सर्विस हुई और क्या हुआ भाई, डिफेंडेंट आया और उसने आके अपनी रिटन स्टेटमेंट दायर करवा दी। इससे केस आगे की तरफ चला जाएगा ऑर्डर 9 वगैरह की 9A 9B की प्रोसीडिंग में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और कोर्ट ये कहती है कि समन्स जो है वो ड्यूली सर्व हो चुके हैं, तो क्या होगा? अगर कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है ना कि समन्स ड्यूली सर्व हो चुके हैं, तो यहाँ पे होगी एक्स पार्टे प्रोसीडिंग। इसका ऑर्डर होगा और कोर्ट कहेगा ठीक है। अब अगर डिफेंडेंट नहीं भी ना आता तो फिर भी मैं प्लेंटिफ को सुनूंगा, या तो कोर्ट प्लेंटिफ का अवेलेबल एविडेंस उसे कहेगा कि भाई तुम जितना तुम्हारे पास अवेलेबल एविडेंस है ना उसको मेरे सामने पेश करो और उसी की बिना पे मैं फैसला करूंगा। और अगर कोर्ट के पास उसके अलावा कोई और रिकॉर्ड है, जैसे लोकल कमीशन की कोई रिपोर्ट मौजूद है या किसी भी तरीके का और कोई रिपोर्ट जो उसके कंटेंशन को साबित कर रही है, तो फिर क्या होगा? कोर्ट उसी बेसिस के ऊपर एक्स पार्टे जजमेंट भी पास कर सकती है। उसमें वो ये नहीं कहेगी कि अच्छा जाओ आप 3 तारीखों तक अपने एविडेंस करवाते रहो। ठीक है, ये सारा हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हमें सवाल कैसे आ सकता है? हमें ऐसे आ सकता है कि भाई नोटिस ऑर्डर या समन ऑर्डर 5 के तहत जारी होने थे, जारी हो गए, ड्यूली सर्व हो गए, लेकिन डिफेंडेंट नहीं आया और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई है कि ड्यूली सर्व हुए हैं। तो अब क्या होगा? आप लोग किस तरीके से आगे प्रोसीड करोगे? तो इसका जवाब होगा हम एक्स पार्टे प्रोसीडिंग करेंगे। फिर आप लोगों ने एक्स पार्टे प्रोसीडिंग के बारे में सारा कुछ बता देना है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि जहां पे समन्स ड्यूली सर्व नहीं हुए तो क्या होगा? जहां पे समन्स ड्यूली सर्व नहीं हुए तो वहां पे ये होगा कि कोर्ट उससे रीऑर्डर करेगी कि जाओ जिस तरीके से पहले तुमने नोटिस समन सर्व करवाने थे ना उस तरीके से अब सारे के सारे नोटिस सर्विस समन्स जो है ना वो दोबारा इशू करवाओ। ठीक है, अब तीसरा ये है कि व्हेन समन्स सर्व्ड बट नॉट इन ड्यू टाइम, तो फिर उसको टाइम दे दिया जाएगा। जैसे अगर कल मेरी डेट ऑफ हियरिंग है कि आपने आके ना रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवानी है और आज मुझे नोटिस मिल रहे हैं, तो अब ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं किसी वकील के पास जाऊं और वहां पे उसको हायर करूं और वो मेरा ना सारा का सारा ब्रीफ तैयार करे और फिर रिटर्न स्टेटमेंट दायर करे कोर्ट के अंदर। तो अब क्या होगा? कोर्ट मुझे टाइम दे सकती है और कह सकती है कि ठीक है आप नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आए और अपने जवाब के साथ आए। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे इसकी ड्यूली सर्व की। ड्यूली सर्व कोर्ट कैसे सर्टेन करेगा कि ये चीज ड्यूली सर्व है या नहीं? तो इसके अंदर अभी हम लोगों ने पीछे पढ़े है ना, 1 मिनट रुकिएगा मैं दूसरी स्लाइड शेयर करूंगी। पीछे हमने पढ़ा पर्सनल सर्विस। जब एक प्रोसेस सर्वर लेके जाता है ना किसी भी नोटिस या समन को, तो ये दो लेके जाता है डुप्लीकेट फॉर्म में। एक वो होता है जो वहां पे उस बंदे को दे देता है, लेकिन एक कॉपी उसकी वो वाली होती है जिसकी बैक साइड पे वो अपनी रिपोर्ट बनाता है और अगर तो उसने किसी को हैंड ओवर पर्सनली किए हैं तो उसके साइन करवा लेता है। अगर उसके 18 ईयर प्लस मेंबर को हैंड ओवर किया है मेल मेंबर को तो उसके साइन वगैरह करवा लेते हैं। लेकिन अगर वो इस तरीके से नहीं करवा पाता तो फिर वो अपनी यहाँ पे रिपोर्ट बनाता है कि भाई ये इफेक्टिव तरीके से ना मैं नहीं दे पाया इसको, क्योंकि वहां पे कोई लेने वाला ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद ये जो चस्पांदगी है, चस्पांदगी में भी वो रिपोर्ट वापस भेजता है कि मैं फलां जगह पे ना चस्पांदगी कर रहा हूँ। ठीक है, जो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू है इसके अंदर जो एडीटीसीएस वगैरह की रिपोर्ट आती सॉरी जो हमें रिसीट मिलती है या यूएमएस की रिसीट मिलती है, इसको हम लोग कोर्ट में खुद सबमिट करवाते हैं कि जी हमने इनको एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट करवा दी है, या फिर पब्लिकेशन इन प्रेस करवाते हैं। तो फिर ना वो प्रेस वाले जितना भी हिस्सा इन्होंने पब्लिश किया होता है ना इसको फोल्ड करते हैं पूरे अखबार में और हाईलाइट करते हैं
हाईलाइट करके मुतल्लिका तारीख के ऊपर ना कोर्ट में जाके रीडर को दे आते हैं, रीडर साहब इसको फाइल का हिस्सा बना लेते हैं, और फिर हिस्सा बनाने के बाद अब अगर कोर्ट ने ये देखना है कि आया उस बंदे के ऊपर ड्यूली सर्व हुई थी चीज तो नहीं थी, तो आप लोगों ने, अगर हमें फर्ज करें आ भी जाती है, तो आप लोगों ने इन सब चीजों के बारे में लिखना है, ठीक है। के प्रोसेस सर्वर की जो रिपोर्ट आई थी उससे, अगर उसने फिक्सेशन करके रिपोर्ट दी है उससे, जो अखबार इश्तेहार आए हैं, और जो यूएमएस एडी टीसीएस वगैरह की आई है हमारे पास रिसीट, इन सबको देख के पता चलेगा कि आया कि ये चीज ड्यूली सर्व है या नहीं। क्योंकि अगर कोर्ट में ये सारा कुछ है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये चीज ड्यूली सर्व है, लेकिन ये रिबाटेबल प्रिजम्पशन होती है, क्योंकि अगर डिफेंडेंट आके ये कह दे कि जी ये मेरा तो पता ही गलत है, तो फिर उसको अलाउ है ये साबित करना कि वाकई ही उसका पता गलत है, या वो ये कह दे यहाँ पे तो कोई चस्पांदगी हुई नहीं और ये मेरे नाम पे नहीं आया, मेरे मोहल्ले में किसी दूसरे बंदे के नाम पे आया क्योंकि हम दोनों सेम नाम के हैं। इस चीज को वो प्रिजम्पशन है ये, और इसको वो साबित कर सकता है कि ठीक है ये चीज है इस तरीके से। और अगर उसने कोर्ट में आके ये चीज साबित कर दी तो उसकी वो जो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग अगर हो रही है तो वो, और अगर ये एक्स पार्टे क्या नाम लेते हैं उसके खिलाफ जजमेंट आ गई है तो 9-13 में वो उसको साबित कर देगा, और प्रोसीडिंग के लिए 9-7 है, ठीक है। और यहाँ तक बताइएगा आप लोग को समझ आ गई है? जी मैम क्लियर है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने ऑर्डर 8 की तरफ। अब ऑर्डर 8 में ये है, ये सारा जो काम है ना कि डिफेंडेंट आया उसने आके रिटर्न स्टेटमेंट दी और प्लेंटिफ आया। अच्छा एक और चीज तो मैं बताने ही भूल गई, ये भी ना, अब प्लेंट आएगी, प्लेंट के साथ हमने लगानी है लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स, फॉर्म नंबर 14 लगाना है। ये सेपरेट फॉर्म्स अभी 2018 के अमेंडमेंट के बाद ही हमें पता चले हैं। वो अगर प्लेंटिफ का होगा तो फॉर्म सी है, और अगर डिफेंडेंट को होगा तो इसी तरीके से उसका भी एक फॉर्म है, ठीक है। और कोर्ट का अपना एक फॉर्म है, ये इनका टोटल 3 फॉर्म लगते हैं। उसके बाद है एड्रेस ऑफ प्लेंटिफ, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं फर्द पता, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी कि फर्द दस्तावेजात, लिस्ट ऑफ रिलायंस फर्द इनहसार। अब इन दोनों चीजों में ना आपने फर्क रखना है, ये है ऑर्डर 7 रूल 14, ठीक है। जबकि ये जो लिस्ट इनहसार है ना ये ऑर्डर 13 रूल 1 है। ये जब हम लोगों ने अपना सूट का एविडेंस देना होता है ना उसकी फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे भी दे देते हैं, दे सकते हैं, या फिर हम लोग जब सूट अपना दायर कर रहे होते हैं ना तब भी हम दे सकते हैं। इसके अंदर इसका देने का बेसिक मकसद ये होता है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की बिना के ऊपर वो बंदा रिलाई कर रहा है प्लेंटिफ, क्या उसके कब्जे में है, क्या वो किसी और बंदे के कब्जे में है, और क्योंकि उनको प्रोड्यूस भी करना लाजमी है। जब एक बंदे ने प्लेंट दायर करनी है ना तब उसने ये सारे डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहे हैं उन सब की भी कॉपी साथ लगानी होती है। बेसिकली जो इसके कॉलम नंबर 1 के अंदर लिखा जाता है ना वही सारे डॉक्यूमेंट्स हम इसमें लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर 2 कॉलम एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि वो ये पूछ रहा है कि अगर एक बंदे के कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है तो फिर हम ये तो नहीं ना लिख सकते कि मैं इन इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोर्ट में पेश कर रहा हूँ। तो फिर हमारे पास कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए थी ना जिसके ऊपर हम कह रहे हैं कि क्लेम के ऊपर इन्हिसार तो मैं कर रहा हूँ लेकिन अभी फिलहाल ना वो चीज मेरे पास मौजूद नहीं है। तो वो किस तरीके से हम लोग डिटरमिन करेंगे, वो फिर बाद में जब एविडेंस की स्टेज आएगी जिस भी बंदे के पास होगा उसको कंपेल किया जाएगा कि भाई तुम इसको प्रोड्यूस करो, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस फी, इसको हम कहते हैं फर्तल बाना, ये ऑर्डर 9 रूल 2 जो मैंने डिसमिसल वगैरह का बताया उसके अंदर है। पावर ऑफ अटर्नी, ये जो अभी हम लोगों ने ऑर्डर 3 का पढ़ा था रूल 4, ठीक है, प्लीडर वाला, ये उसके तहत आता है। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन, अगर हम लोगों ने कोई इंजंक्शन कोर्ट से लेनी है, और उसके अलावा उसका एफिडेविट, जितनी भी हम लोग एप्लीकेशन सिविल कोर्ट में लगाते हैं ना उन सब के हम लोग एफिडेविट साथ लगाते हैं। इस चीज को आप लोग ना लिख ले चाहे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो कहेगा भाई फलां एप्लीकेशन इसने दी है बंदे ने लेकिन एफिडेविट नहीं दिया, तो अब क्या किया जाए। तो फिर हमने एफिडेविट उसका देना है तो ही हमारी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। जब तक हम लोगों ने एफिडेविट नहीं देना तब तक हमारी जो एप्लीकेशन ना वो एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो ये क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है ऑर्डर 19 के तहत अपनी बात को प्रूव करने के लिए सबूत दे रहा है, क्योंकि इसमें वो ऑन ऑथ बात कर रहा था कोर्ट के अंदर। जब उसने ऑन ऑथ बात कर रहा होना है ना
तो फिर क्या होगा, तो फिर कल को हमने उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में भी बुलाना है, और क्रॉस एग्जामिनेशन में सिर्फ उसी बंदे को बुलवाया जा सकता है जिसकी एग्जामिनेशन इन चीफ हुई हो या जिसने अपना सबसे पहले दिया हो क्लेम। और किसी भी बंदे का एफिडेविट तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक उस बंदे का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो गया कोर्ट के सामने, या जिस बंदे के खिलाफ दिया जा रहा है उस बंदे ने, काउंसिल ने तो करना ही करना है। आ गया कॉपीज ऑफ प्लेंट एंड डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स प्लस 2 एडिशनल कॉपीज, यानी कि जितने डिफेंडेंट है उनके ऊपर जब हम लोगों ने नोटिस की सर्विस करवानी है ना, तब हम लोगों ने साथ देना है, ठीक है। और समन्स और नोटिस वो हम लोगों ने साथ एक्स्ट्रा लगा देने हैं ताकि हमें बाद में ना लगाने पड़े। लेकिन अगर हम लोग इनको फिलहाल फॉर द टाइम बिंग ना भी ना लगाएं समन और नोटिस को, इसकी जगह पे हम लोग एक तलबाना भी दे देते हैं तो भी काम चल जाता है। लेकिन ये जो ऊपर वाले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, ये हमारे कंपलसरी हमारी फाइल का हिस्सा होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? यस मैडम। ठीक है।